वीडियो थी उस वीडियो में अपन अध्ययन कर रहे थे बीजांड के विभिन्न प्रमुख भागों के बारे में, इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ ओव्यूल, जिनमें इम्पोर्टेंट पार्ट में आप लोगों को सबसे पहले बताया गया था बेटा अध्यावरण के बारे में, इंट्यूबमेंट के बारे में, इसके अलावा बीजांड द्वार के बारे में मतलब माइक्रोपाइल के बारे में। इसके अलावा अब इसी क्रम में इम्पोर्टेंट पार्ट के रूप में अपन अध्ययन करेंगे बेटा बीजांड काय के बारे में। तो अपना टॉपिक है बेटा इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के महत्वपूर्ण भाग, जिनमें से सबसे पहले अध्ययन किया था बेटा अपन ने इंट्यूबमेंट के बारे में, अध्यावरण के बारे में। इसके अलावा दूसरा बात की थी बेटा अपन ने बीजांड द्वार के बारे में, दैट इज माइक्रोपाइल। इसके अलावा माइक्रोपाइल के अलावा अपन ने बात की थी सेतुक के बारे में, ऑब्स्टुरेटर के बारे में, ऑब्स्टुरेटर के बारे में। अब जो तीसरा पार्ट आता है बेटा वो अपने पास में आता है महत्वपूर्ण पार्ट, जिसका नाम है न्यूसिलस, जिसका नाम है न्यूसिलस, जिसे अपन बोलते हैं बीजांड काय, जिसे अपन क्या कहते हैं बीजांड काय। मतलब अगर अपन बात करें बीजांड काय के बारे में, तो जो बीजांड काय होता है वो बीजांड की या फिर बीजांड के शरीर का क्या करता है निर्माण करता है। बीजांड काय जो होता है वो बीजांड के शरीर का क्या करता है फॉर्मेशन करता है। तो जो बीजांड काय को अपन बोल सकते हैं कि जो बीजांड काय होता है वो सममांगी मृदुतकीय कोशिकाओं का क्या होता है समूह होता है। किनका समूह होता है? सममांगी मृदुतकीय कोशिकाओं का समूह होता है। और ये जो कोशिकाएं होती हैं वो बीजांड के चारों ओर एक अध्यावरण या फिर दो अध्यावरण के रूप में क्या होती है पाई जाती है। जिस प्रकार से अगर नॉर्मली रूप से अपन बीजांड की संरचना की बात करें तो आप लोगों को बताया गया था बीच वाले भाग में क्या पाया जाता है बेटा, इनका भ्रूणकोश वाला भाग पाया जाता है। भ्रूणकोश के चारों तरफ क्या पाया जाता है बेटा, इनका अध्यावरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अध्यावरण पाया जाता है। नीचे इनका कौन सा भाग होता है बेटा? बीजांड वृंत वाला भाग होता है। तो कंप्लीट जो बीजांड की संरचना होती है वो किनसे बनी हुई होती है बेटा? सममांगी मृदुतकीय कोशिकाओं द्वारा बनी होती है। ये कोशिकाएं ही इस बीजांड की संरचना का क्या करती हैं निर्माण करती हैं, इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं बीजांड काय कहते हैं। अब ये सममांगी जो मृदुतकीय कोशिकाएं हैं ये कितने अध्यावरण के रूप में? लगभग एक या फिर दो अध्यावरण के रूप में इनके भ्रूणकोश वाले भाग को क्या करती है बेटा? परिबद्ध रखती है। भ्रूणकोश वाले भाग को, एम्ब्रियो सैक वाले भाग को क्या करती है? चारों ओर से परिबद्ध रखती है। इसके अलावा इंट्यूबमेंट में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अध्यावरण होते हैं वो एक अध्यावरण भी हो सकता है, इसके अलावा दो अध्यावरण भी हो सकता है। शुरुआती अवस्था में दो अध्यावरण पाए जाते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात कुछ पादप कुलों में ये दोनों अध्यावरण संयोजित होकर के एक अध्यावरण का क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं। इसके बारे में अगर अपन बात करें बीजांड की संरचना के आधार पर, मतलब बीजांड काय की संरचना के आधार पर बीजांड काय को अपन कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है बेटा इनका तनु बीजांड काय, एक तो जो अवस्था होती है इनकी वो कौन सी होती है? तनु बीजांड काय अवस्था। इसके अलावा दूसरी जो अवस्था होती है वो इनकी होती है स्थूल बीजांड काय। दूसरी अवस्था जो होती है वो कौन सी होती है? स्थूल बीजांड काय। बीजांड काय को संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो तनु बीजांड काय, इसके अलावा दूसरा कौन सा होगा बेटा? स्थूल बीजांड काय। सबसे पहले अगर अपन बात करें किसके बारे में? तनु बीजांड काय के बारे में। किसके बारे में बेटा? तनु बीजांड काय के बारे में। तो जो तनु बीजांड काय होता है इनमें जो वित्तीय कोशिकाएं होती हैं वो कैसी पाई जाती है बेटा? अनुपस्थित पाई जाती है। मतलब बीजांड के
चारों ओर जो भित्तीय कोशिकाएं पाई जाती हैं वो क्या पाई जाती हैं, अनुपस्थित पाई जाती हैं। और जो इनका अध्यावरण होता है वो लगभग एक कोशिकीय मोटाई का ही पाया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, जब बीजांड के चारों ओर भित्तीय कोशिकाएं अनुपस्थित पाई जाती हैं और अध्यावरण लगभग एक कोशिकीय मोटाई का होता है, तो तनु बीजांडकायी अवस्था में जो इनका भ्रूणकोश वाला भाग होता है वो काफी कम कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, घिरा हुआ पाया जाता है। इस प्रकार की अवस्था को क्या बोलते हैं अपन, तनु बीजांडकायिक अवस्था बोलते हैं। तो भित्तीय कोशिकाएं क्या पाई जाती हैं, अनुपस्थित पाई जाती हैं। इसके अलावा इनका जो बीजांडकाय या फिर जो अध्यावरण होता है वो कैसा पाया जाता है बेटा, बेहद पतला पाया जाता है। इसके अलावा कैसा होता है, एक कोशिकीय मोटाई का, कैसा होता है, एक कोशिकीय मोटाई का पाया जाता है। इसी एक कोशिकीय मोटाई की कोशिकाओं द्वारा ही इनका भ्रूणकोश या फिर मादा युग्मकोद्भिद वाला जो भाग होता है वो चारों तरफ से परिबद्ध या फिर आवृत पाया जाता है। तो इस प्रकार की अवस्था को अपन ने क्या कहा है बेटा, तनु बीजांडकायी अवस्था कहा है। अब इनमें जो तनु बीजांडकायी अवस्था में है तो इनका जो भ्रूणकोश वाला भाग है वो चारों तरफ से पतली कोशिकाओं या फिर एक कोशिकीय मोटाई वाली कोशिकाओं से क्या होता है, घिरा हुआ पाया जाता है। तो इनके अंदर जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती है वो बाह्य त्वचा के क्या होती है, जस्ट नीचे पाई जाती है। बाह्य त्वचा के क्या होती है, जस्ट नीचे पाई जाती है, मतलब काफी अधिक परतों के द्वारा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका घिरी हुई नहीं पाई जाती, जबकि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका इनकी जस्ट बाह्य त्वचा के नीचे ही क्या होती है, घिरी हुई पाई जाती है। तो इस प्रकार की अवस्था को अपन क्या कहते हैं, तनु बीजांडकायी अवस्था कहते हैं। इसके अलावा ये जो बीजांडकाय होता है ये भी कितने पार्ट में डिवाइड पाया जा सकता है बेटा, दो पार्ट में डिवाइड पाया जा सकता है। अधिकांशतः है तो सामान्यतः जो आवर्तबीजी पादपों के जो कुल होते हैं उनमें एक ही बीजांड पाया जाता है। अगर अपन बात करें एक ही बीजांडकाय पाया जाता है। अगर अपन बात करें किसके बारे में बेटा, बील पत्र के बारे में या फिर बेल पत्र के बारे में बात करें तो उनमें जो उनका बीजांडकाय होता है वो कितने पाए जाते हैं, दो पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, दो पाए जाते हैं। मतलब दो प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बीजांडकाय का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। तो तनु बीजांडकायी अवस्था भित्तीय कोशिकाएं अनुपस्थित पाई जाती है, जबकि बाहर पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, एक कोशिकीय मोटाई की। तो इनका जो भ्रूणकोश वाला भाग होता है इन्हीं कोशिकाओं द्वारा घिरा हुआ पाया जाता है, जिससे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बाह्य त्वचा की एक पतली परत द्वारा ही क्या होती है, आवृत पाई जाती है। इस प्रकार की अवस्था को अपन क्या कहते हैं, तनु बीजांडकायी अवस्था कहते हैं। दूसरी बीजांडकाय का प्रकार जो आता है वो कौन सा होता है बेटा, स्थूल बीजांडकाय। दूसरा कौन सा आता है, स्थूल बीजांडकाय। ये इनके बिल्कुल विपरीत होता है। स्थूल जो बीजांडकाय होता है इनमें जो इनका भ्रूणकोश वाला भाग होता है या फिर जहां पर गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन कोशिकाओं के चारों ओर काफी अधिक भित्तीय कोशिकाओं की क्या पाई जाती हैं, परतें पाई जाती हैं। काफी अधिक भित्तीय कोशिकाओं की क्या पाई जाती हैं, परतें पाई जाती हैं, जिससे बीजांडकाय कैसा हो जाता है, स्थूल हो जाता है। कैसा हो जाता है, स्थूल हो जाता है या फिर अधिक मोटाई का हो जाता है। तो इनमें जो भित्तीय सेल्स होती हैं या फिर जो वाल सेल्स पाई जाती है, भित्तीय कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो कैसे कितनी पाई जाती है बेटा, अधिक पाई जाती है। मतलब काफी अधिक परतों का क्या करती है, निर्माण करती है। और इनके नीचे जब कोशिकाएं काफी अधिक संख्या में पाई जाती है या फिर काफी अधिक परतों में पाई जाती है तो अपन बोल सकते हैं कि जो स्थूल बीजांडकाय होता है वो काफी अधिक परतों द्वारा क्या होता है, परिबद्ध रहता है। काफी अधिक परतों द्वारा क्या होता है, निर्मित पाया जा सकता है, या फिर बहुकोशिकीय मोटाई वाली परतों के द्वारा इनका भ्रूणकोश या फिर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या होती है, आवृत पाई जाती है। इस प्रकार की अवस्था को क्या कहते हैं, स्थूल बीजांडकायिक अवस्था कहते हैं। तो पहली बात तनु बीजांडकाय के बारे में, इनमें जो क्या होता है, भ्रूणकोश वाला भाग
एक कोशिकीय मोटाई परतों द्वारा क्या होता है, घिरा हुआ पाया जाता है। भित्तीय कोशिकाएं क्या होती है, अनुपस्थित पाई जाती है। स्थूल बीजांड काय में क्या होता है, भित्तीय कोशिकाएं अधिक पाई जाती है। इन भित्तीय कोशिकाओं में लगातार परिणतिक विभाजन होते रहते हैं। परिणतिक विभाजन के फलस्वरूप काफी सारी भित्तीय कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है। जब भित्तीय कोशिकाओं का फॉर्मेशन काफी अधिक होता है तो भ्रूण कोश के चारों ओर काफी अधिक कोशिकाएं पाई जाती है। तो इनका जो बीजांड काय होता है वो कैसा हो जाता है, अधिक मोटाई का या फिर स्थूल हो जाता है। इस वजह से इस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, स्थूल बीजांड कायिक अवस्था बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब अगली बात करें अपन किनके बारे में, कि जो स्थूल बीजांड काय होते हैं वो अधिकांशतः किन पादप कुलों में पाए जाते हैं। पादप कुल का नाम है बेटा पोलीपेटली। पोलीपेटली कुल के जो पादप होते हैं उनमें अधिकांशतः कैसी अवस्था पाई जाती है, स्थूल बीजांड कायिक अवस्था पाई जाती है। इसके अलावा कुछ पादप कुल ऐसे भी होते हैं जिनमें तनु बीजांड कायिक अवस्था क्या होती है, पाई जाती है। अब अगली बात आती है बेटा आभासी स्थूल बीजांड काय के बारे में। किनके बारे में, आभासी स्थूल बीजांड काय के बारे में। सामान्यतः शुरुआती अवस्था में, शुरुआती अवस्था में जो बीजांड होता है वो उनकी अवस्था जो होती है वो कैसी पाई जाती है, तनु बीजांड काय प्रकार की। कैसी पाई जाती है, तनु बीजांड काय प्रकार की होती है। लेकिन कुछ समय पश्चात इनकी जो भित्तीय कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन होने लग जाता है। जब इन भित्तीय कोशिकाओं में विभाजन हो जाता है तो कैसी अवस्था बन जाती है, स्थूल बीजांड कायिक अवस्था बन जाती है। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, आभासी स्थूल बीजांड काय। क्या बोलते हैं, इस आभासी स्थूल बीजांड काय। तो आभासी स्थूल बीजांड क्या होता है कि शुरुआती अवस्था में तनु बीजांड कायिक जो अवस्था है उनकी जो भित्तीय कोशिकाएं होती है वो लगातार परिणतिक विभाजनों द्वारा काफी अधिक भित्तीय कोशिकाओं का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, जिससे इनकी जो अवस्था होती है वो स्थूल बीजांड काय में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार के बीजांड काय को अपन क्या कहते हैं, आभासी स्थूल बीजांड काय कहते हैं। ये जो अवस्था होती है ये किन में देखी गई थी बेटा, होलोप्टीरिया में। किन में रिपोर्ट की गई थी, होलोप्टीरिया में क्या की गई थी, रिपोर्ट की गई थी। कौन सी, आभासी बीजांड काय वाली अवस्था। तो बीजांड काय को संरचना के आधार पर कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में। एक तो तनु बीजांड काय, दूसरा कौन सा हो गया, स्थूल बीजांड काय। इसके बाद में अपन ने बात की किनके बारे में, आभासी स्थूल बीजांड काय के बारे में। अब अगली बात आती है बेटा किनके बारे में, कि कुछ अनावर्त बीजी पादप, कुछ अनावर्त बीजी पादप या फिर कुछ आवर्त बीजी पादपों के कुल। जैसे अगर अपन बात करें यूफोरबिएसी की, किनकी बात करें बेटा, यूफोरबिएसी की, या फिर किनकी बात करें, रेननकुलेसी की। इनकी बात करें बेटा रेननकुलेसी की। इनमें क्या होता है, किनका निर्माण होता है बेटा, बीजांड द्वारित या फिर बीजांड कायिक चोंच का निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है, बीजांड कायिक चोंच का निर्माण पाया जाता है। बीजांड कायिक चोंच का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। किनमें होता है बेटा, अधिकांशतः है तो अनावर्त बीजी पादप कुलों में। किनमें, अधिकांशतः है तो अनावर्त बीजी पादप कुलों में बीजांड कायिक चोंच पाई जाती है। या फिर कुछ कुल, जैसे अगर अपन बात करें किनके बारे में, यूफोरबिएसी के बारे में, या फिर बात करें अपन बेटा रेननकुलेसी के बारे में। इन पादपों में क्या होता है, इनका जो बीजांड काय या फिर जो बीजांड काय की जो कोशिकाएं होती है एक बीक की तरह, एक चोंच की तरह क्या हो जाती है बेटा, निर्मित हो जाती है। एक चोंच का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, बीजांड कायिक चोंच बोलते हैं। ये किनमें पाई जाती है, अधिकांश अनावर्त बीजी पादपों में, या फिर कुछ कुल आवर्त बीजी के होते हैं, जैसे यूफोरबिएसी की बात करें और रेननकुलेसी की बात करें तो उनमें क्या पाई जाती है, बीजांड कायिक चोंच पाई जाती है। अब बात करें अपन बीजांड काय के फंक्शन के बारे में या फिर कार्य के बारे में, तो जो बीजांड काय होता है
वो सबसे पहले तो क्या करता है बेटा, बीजांड को परिबद्ध करने का कार्य करता है। जो गुरु बीजाणुधानी होती है या फिर जो बीजांड होता है उन्हें आवृत करने का क्या करता है, कार्य करता है। और आवृत करने के कार्य के रूप में ये किनका फॉर्मेशन करता है बेटा, अध्यावरण का फॉर्मेशन करता है। किनका फॉर्मेशन करता है, अध्यावरण का फॉर्मेशन करता है, जो इनके बीजांड को या फिर गुरु बीजाणुधानी होती है उसको चारों तरफ से क्या रखता है, आवृत रखता है। अगली बात आती है फंक्शन में, जो बीजांड काय होता है उनका कार्य क्या होता है बेटा, भ्रूण को पोषण प्रदान करना। किनका कार्य करता है ये बेटा, भ्रूण कोश का कार्य करता है। कौन, बीजांड काय। जब निषेचन की प्रक्रिया आवर्त वेसिकलों में क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। जैसे अगर अपन बात करें भ्रूण कोश की, तो भ्रूण कोश में बीजांड द्वारीय भाग की तरफ तो एक अंड कोशिका पाई जाती है और 2 सहायक कोशिकाएं पाई जाती है, जबकि निभाग की ओर क्या पाई जाती है, 3 प्रतिध्रुवी कोशिकाएं पाई जाती है, एंटीबोडल सेल्स पाई जाती है। बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक क्या होते हैं, उपस्थित पाए जाते हैं। जब निषेचन के दौरान जो नर युग्मक होता है या फिर जो नर केंद्रक होता है, परागकणों के अंकुरण के दौरान पराग नलिका में जो पाया जाता है वो अंड कोशिका के साथ में संयोजित हो जाता है, तो किनका फॉर्मेशन करता है, भ्रूण का फॉर्मेशन करता है। उस भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य किनके द्वारा किया जाता है, न्यूसीनस के द्वारा या फिर बीजांड काय के द्वारा किया जाता है। ये बीजांड काय क्या करता है बेटा, पोषण प्रदान करने का क्या करता है, कार्य करता है। अब इनकी जो कोशिकाएं होती है, बीजांड काय की जो कोशिकाएं होती है जो पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, वो कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं से तो आकार में क्या होती है, बड़ी पाई जाती है। इसके अलावा इनमें क्या पाया जाता है, सघन जीवद्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सघन जीवद्रव्य पाया जाता है। इसके अलावा कैसी अवस्था पाई जाती है बेटा, बहुकेंद्र की अवस्था पाई जाती है। कैसी अवस्था पाई जाती है, बहुकेंद्र की अवस्था पाई जाती है। इसके अलावा इनमें स्टार्च, प्रोटीन एवं फैट मतलब वसायुक्त जो पदार्थ होते हैं वो कैसी मात्रा में पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे बीजांड काय की सेल्स इन भ्रूण को पोषण प्रदान करते वक्त क्या होती चली जाती है, अवांछित होती चली जाती है एवं नष्ट होती चली जाती है। तो ये बात थी किनके बारे में बेटा, बीजांड काय के बारे में। अब अगली बात आती है बेटा 2 संरचनाओं के बारे में, जिनमें पहली जो संरचना है वो कौन सी है, हाइपोस्टेस। पहली जो संरचना है वो कौन सी है, हाइपोस्टेस। इसके अलावा दूसरी जो संरचना होती है उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, एपिस्टेस। उसे अपन क्या बोलते हैं, एपिस्टेस। सबसे पहले बात करें किनके बारे में बेटा, हाइपोस्टेस के बारे में। तो हाइपोस्टेस में क्या होता है बेटा कि जो अपने पास में बीजांड होता है, बीजांड का जो उत्पत्ति स्थल होता है, बीजांड का जो उत्पत्ति स्थल होता है वहां पर भ्रूण कोश एवं बीजांड व्रंत, भ्रूण कोश एवं बीजांड व्रंत के बीच की कुछ कोशिकाएं आकार में क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती है। मतलब जब बीजांड की क्या हो रही होती है, उत्पत्ति हो रही होती है, तो उस स्थान पर जहां पर भ्रूण कोश पाया जाता है और जो बीजांड व्रंत पाया जाता है उनकी बीच की जो कोशिकाएं होती है वो आकार में कैसी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती है। सामान्य कोशिकाओं की अपेक्षा आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है या फिर विशिष्ट हो जाती है। इन कोशिकाओं के समूह को अपन क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोस्टेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोस्टेस बोलते हैं। और ये जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है, सुबेरिनीकृत। इसके अलावा लिग्नीकृत पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, लिग्नीकृत पाई जाती है। इसके अलावा इनमें क्या होता है बेटा, सघन जीवद्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सघन जीवद्रव्य पाया जाता है। काफी अधिक क्या पाए जाते हैं बेटा, इनमें कोशिकाओं पाए जाते हैं। किनमें, हाइपोस्टेस की कोशिकाओं में। इसके अलावा जो हाइपोस्टेस की कोशिका है कैसी होती है बेटा, बहुगुणित प्रकार की होती है और इनके चारों ओर लिग्निन एवं सुबेरिन का क्या पाया जाता है, जमाव पाया जाता है। इन कोशिकाओं के स्थान को अपन क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोस्टेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोस्टेस बोलते हैं। और हाइपोस्टेस के बारे में सबसे पहले, हाइपोस्टेस के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, वेन टिगम ने। किसने बताया था बेटा, वेन टिगम ने। वेन टिगम जो वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था, जिसका नाम क्या है बेटा, वेन
टिगम, जिन्होंने हाइपोस्टेस के बारे में क्या किया था बेटा, बताया था, या फिर हाइपोस्टेस को क्या किया था, रिपोर्ट किया था। सबसे पहले किसने, वेन टिगम ने। इन्होंने ही बताया था कि जो भ्रूणकोश पाया जाता है, जब बीजांड की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, तो भ्रूणकोश और बीजांड व्रंत के बीच की जो कुछ कोशिकाएं होती हैं वो आकार में बड़ी हो जाती है। उन कोशिकाओं के समूह को अपन क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोस्टेस बोलते हैं। जो अपन ने यहाँ पे क्या कर रखा है बेटा, इसको डिनोट करता है, यहाँ की जो कोशिकाएं होती है वो आकार में क्या होती है, बड़ी होती है। इस संरचना को अपन क्या कहते हैं, हाइपोस्टेस कहते हैं। सबसे पहले किसने बताया था बेटा, वेन टिगम ने बताया था। अब हाइपोस्टेस की जो कोशिका है वो आकार में बड़ी हो जाती है, इसके अलावा विशिष्ट प्रकार की होती है। तो इन कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, अगर इनके कार्य की अपन बात करें तो वेन टिगम ने ही बताया था कि जो हाइपोस्टेस होता है वो क्या करता है, भ्रूणकोश की जो वृद्धि होती है, किसकी बेटा, जो भ्रूणकोश की वृद्धि होती है उनके लिए सीमा का निर्धारण करता है। किनका निर्धारण करता है, सीमा का निर्धारण करता है कि जो भ्रूणकोश है वो एक निश्चित सीमा में ही क्या कर सके, वृद्धि कर सके। तो भ्रूणकोश की सीमा, भ्रूणकोश वृद्धि की सीमा का निर्धारण किनके द्वारा किया जाता है, हाइपोस्टेस द्वारा किया जाता है। ये कार्य के रूप में किसने बताया था, वेन टिगम ने बताया था। इसके बाद में वैज्ञानिक आए बेटा गिबल। कौन से वैज्ञानिक आए, गिबल। इन्होंने भी हाइपोस्टेस के कार्य के बारे में बताया। तो इन्होंने बताया कि जो भ्रूणकोश होता है या फिर जो बीजांड होता है उनमें जल उपापचय का कार्य या फिर जल उपापचय को नियंत्रित करने का कार्य किनके द्वारा किया जाता है, हाइपोस्टेस द्वारा किया जाता है। वेन टिगम ने तो बताया भ्रूणकोश की वृद्धि की सीमा का निर्धारण कौन करता है, हाइपोस्टेस करता है। इसके अलावा गिबल ने बताया कि जो भ्रूणकोश होता है उसमें जल उपापचय का नियमन या फिर नियंत्रण किनके द्वारा किया जाता है बेटा, हाइपोस्टेस द्वारा किया जाता है। इसके बाद में एक वैज्ञानिक और था जिसका नाम था बेटा हेबरलैंड। कौन सा वैज्ञानिक था बेटा, हेबरलैंड। ये जो हेबरलैंड नामक एंजाइम था, इन्होंने बताया कि जो हाइपोस्टेस की कोशिकाएं होती है वो अनेक हार्मोनों का या फिर एंजाइमों का क्या करती है, श्रावण करती है। जो मतलब जो हेबरलैंड है उन्होंने ये बताया था कि जो हाइपोस्टेस की कोशिकाएं होती है वो काफी अधिक हार्मोन एवं एंजाइमों का क्या करती है, श्रावण करने का कार्य करती है। तो हाइपोस्टेस भ्रूणकोश एवं बीजांड व्रंत के बीच में पाई जाने वाली कुछ विशिष्ट आकार की कोशिकाएं होती है जिनका कार्य वेन टिगम ने बताया था कि ये भ्रूणकोश की वृद्धि की सीमा का क्या करती है, निर्धारण करती है। गिबल ने बताया था बीजांड या फिर जो भ्रूणकोश होता है उनमें जल उपापचय का कार्य किनके द्वारा किया जाता है, हाइपोस्टेस द्वारा किया जाता है। तीसरा था बेटा हेबरलैंड जिन्होंने बताया था कि हाइपोस्टेस की कोशिकाएं काफी अधिक संख्या में एंजाइमों का एवं हार्मोनों का क्या करती है, श्रावण करती है। अब अगली बात आती है किनके बारे में बेटा, एपिस्टेस के बारे में। किनके बारे में, एपिस्टेस के बारे में। एपिस्टेस की बात करें तो यहाँ पे जो हाइपोस्टेस था वो तो भ्रूणकोश एवं बीजांड व्रंत के बीच की जो कोशिकाएं थी वो किनका फॉर्मेशन कर रही थी, हाइपोस्टेस का फॉर्मेशन कर रही थी। लेकिन वेन टिगम ने ही बताया है, किसने बताया है, वेन टिगम ने ही बताया है कि हाइपोस्टेस के अलावा एक संरचना और पाई जाती है जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, इपिस्टेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इपिस्टेस बोलते हैं। और इपिस्टेस जो होती है वो क्या होती है, बीजांड द्वार के पास में पाई जाने वाली बड़े आकार की कोशिकाएं होती है। मतलब बीजांड द्वार वाला जो भाग होता है वहां पर काफी अधिक संख्या में कोशिकाएं अपने आकार में बड़ी हो जाती है और विशिष्ट रूप क्या कर लेती हैं, ग्रहण कर लेती हैं। उन्हें अपन क्या बोलते हैं, इपिस्टेस बोलते हैं। वो जो कोशिकाएं हैं किनका फॉर्मेशन करती है बेटा, एक टोपी समान मतलब बीजांड कायिक टोपी संरचना का क्या करती है, निर्माण करती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं,
एपिस्टेस कहते हैं। तो वेंट्रिकल ने क्या बताया कि जो बीजांड द्वार वाला भाग होता है वहां की मृदुतकीय कोशिकाएं आकार में क्या हो जाती है, बड़ी एवं विशिष्ट हो जाती है और एक बीजांड कायिक टोपी का निर्माण करती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, एपिस्टेस कहा जाता है। तो दो संरचना, एक तो कौन सी होगी बेटा, हाइपोस्टेस, इसके अलावा दूसरी कौन सी होगी बेटा, एपिस्टेस। आगे अपन बात करें किनके बारे में बेटा, प्रप्रसूतक कोशिकाओं के बारे में। किनके बारे में, प्रप्रसूतक कोशिकाओं के बारे में, आर्कीस्पोरियल सेल के बारे में। किनके बारे में बेटा, आर्कीस्पोरियल सेल के बारे में। तो जब बीजांड का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो बीजांड में बाह्य त्वचा के नीचे कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है जो आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, उनका जीव द्रव्य कैसा हो जाता है, सघन हो जाता है। उन कोशिकाओं को अपन क्या कहते हैं, प्रप्रसूतक कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रप्रसूतक कोशिकाएं कहते हैं। इन प्रप्रसूतक कोशिकाओं में जब विभाजन होता है तो किनका फॉर्मेशन होता है बेटा, वित्तीय कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है। किनका होता है बेटा, वित्तीय कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा किनका फॉर्मेशन होता है, बीजाणुजन कोशिका का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो वित्तीय कोशिकाओं द्वारा तो बीजांड का एवं अध्यावरण का फॉर्मेशन कर लिया जाता है। मतलब इन वित्तीय कोशिकाओं में जब परिणतिक एवं अपनतिक विभाजन होते हैं तो किनका फॉर्मेशन होता है, बीजांड का एवं अध्यावरण का फॉर्मेशन होता है। और जो बीजाणुजन कोशिकाएं होती है उनमें विभाजन के फलस्वरूप गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है, गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। जब इन बीजाणुजन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 गुरु बीजाणु कोशिकाओं का या फिर 4 गुरु बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है, जिनमें 3 गुरु बीजाणु तो क्या हो जाते हैं, अवांछित हो जाते हैं, अक्रियाशील हो जाते हैं, जबकि एक गुरु बीजाणु सक्रिय होकर के, एक बीजाणु कैसा पाया जाता है, सक्रिय पाया जाता है एवं क्रियाशील पाया जाता है। अब ये था अपने पास में बीजांड काय। तो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए अपने पास में। एक तो कौन सा हो गया, अध्यावरण वाला, इसके अलावा दूसरा बीजांड द्वार, तीसरा कौन सा हो गया, बीजांड काय। और बीजांड काय में कुछ पाई जाने वाली प्रमुख संरचनाएं जैसे हाइपोस्टेस, इसके अलावा एपिस्टेस, जिनके कार्य के बारे में देखा और इनकी उत्पत्ति के बारे में देखा। अब किनका फॉर्मेशन हो गया बेटा, गुरु बीजाणुओं का फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन के बारे में। धन्यवाद।